सीपीआर एक्चुअली एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। ये सिर्फ अगर फॉरेन कंट्री में चले जाए या अगर WHO के रूल के मुताबिक चली जाए, सीपीआर सिर्फ मेडिकल टीम नहीं करती है। सीपीआर हर वो बंदा जो सिटीजन है, हर वो सिटीजन है वो कर सकता है, क्योंकि उसको सोशल मीडिया ये एजुकेशन दी जाती है कि अगर कहीं रोड में चलते हुए होटल में या कहीं भी पब्लिक प्लेस में हार्ट अटैक तो किसी भी टाइम किसी भी जगह पर किसी को आ सकता है। तो ये वहाँ पे अवेयरनेस इसलिए दी जाती है सोशल मीडिया के थ्रू पे कि अगर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे किसी को ऐसी मेडिकल कंडीशन हो जिसमें हार्ट अटैक हो जाए, तो वो पब्लिक प्लेस पे जो आम सिटीजन है वो भी दे सकता है, जहाँ जब तक उसको कोई ट्रांसपोर्ट या हॉस्पिटलाइज ना किया जाए। समझ आ रही है? लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान में या हमारे यहाँ पे बलूचिस्तान में इस तरह कोई एजुकेशन नहीं दी जाती थी सोशल मीडिया, ताकि हर उस सिटीजन को, रोड पे दुकान वालों को, पुलिस वालों को, 115 वालों को, किसी को भी ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती कि रोड पे चलते हुए किसी बंदे को अगर हार्ट अटैक हो जाता है तो वो सीपीआर कर सके। इनफैक्ट इतना तो कर सके कि वो इमरजेंसी में वो जो है उसको सीपीआर उतने तक जारी रख सके जब तक हॉस्पिटल में उसको नहीं पहुँचाया जाता, या सिर्फ और सिर्फ हेल्थ मेडिकल जो चीज़ है उसी को आज से प्रोफेसर से लेके जो आपके यहाँ पे नीचे आपके पैरामेडिक्स है, इन लोगों को सिर्फ नॉलेज होता है, बाकी सिटीजन आम सिटीजन को नहीं होता है। और फॉरेन कंट्री में ये तमाम जो वेल एजुकेटेड लोग हैं, फॉरेन जो है तरक्की याफ्ता लोग हैं, वहाँ पे उनकी सोशल मीडिया पे एजुकेशन पहले से दी जाती है कि इनके अगर सीपीआर हो या डिजास्टर की आफत कोई भी आ सकती है, मैन मेड डिजास्टर होती है और जो है नेचुरल डिजास्टर होती है, उसमें भी अपने अवाम को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन इसलिए किया जाता है कि अगर वहाँ पे कोई हेल्थ टीम, कोई फोर्स या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहुँच सकती तो अवाम एज ए वॉलंटियर वहाँ अपने लोगों की मदद कर सकती है इमरजेंसी कंडीशन में। लेकिन सीपीआर एक टेक्निकल काम है जो हम मोस्टली जो है नर्सेस को ये बड़ा इसके सिस्टमेटिक मेथड होता है। सीपीआर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो और पल्मोनरी स्टिमुलेट करना, ठीक है। हार्ट अटैक, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, जहाँ पे ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज आ जाती है तब सर्कुलेशन इधर की इधर और उधर की उधर हो जाती है, तब हमारी बॉडी फंक्शन करना छोड़ देती है और हम गिर जाते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर वैसे हर वो चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता है, अंजाइना नहीं होता है, हर वो चेस्ट पेन अगर आपको माइट भी आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, आपको कोई चोट लग जाती है या लड़ाई झगड़े में आप अगर एक दूसरे को आप उसी जगह पे आप चोट मार देते हैं, मुक्का मार देते हैं, तो वो पेन वो हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक के कुछ मखसूस आपके जो है सिम्टम्स होते हैं। मखसूस सिम्टम्स मीन फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले जो है हार्ट अटैक के सबसे सीवियर पेन आपके फ्रंट यहाँ पे तो होगा, लेकिन वो पेन आपके बैक साइड में चला जाएगा, बैक स्कैपुला साइड से फिर आपके लेफ्ट हैंड तक, यहाँ तक बहुत सीवियर किस्म का पेन होगा, अजीब किस्म का पेन आपको फील होगा। उसके साथ साथ आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी बॉडी को नहीं पहुंचती तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन आना बंद हो जाता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होना शुरू हो जाती है। जाहिर है ब्लड में ऑक्सीजन भी मौजूद है, जब आपकी ब्रेन तक, आपकी बॉडी तक, आपके तमाम ऑर्गन तक जब ब्लड नहीं पहुंच रहा होता तब आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग शुरू हो जाती है। ये मेन इसके सिम्टम है। दूसरा उसकी जो है स्वेटिंग आना, पसीने, ठंडे पसीने आना, यानी कि एक बहुत ही इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन होती है। तब आप रियलाइज कर सकते हैं कि मुझे हार्ट अटैक या एंजाइना या एमआई जो है इस तरह की कंडीशन का सामना होता है। फिर वो फर्दर जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप फिर आपकी जो है फर्दर अगर हॉस्पिटल तक आपको सही तरह ट्रांसपोर्ट या आपको कोई टेक्निकल बंदा ट्रीट करता है वहाँ तक ले जाता है। माइंड भी अगर आपके घर में या इमरजेंसी में कोई डिस्प्लिन पड़ी होती है, डिस्प्लिन आप उसके डिस्प्लिन चबा लेते हैं तब तक जब तक हॉस्पिटल तक आप पहुँचते नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे चलो अगर इनकेस आप हेल्थ वर्कर हैं, आप यहीं पे रोड पे या घर में या फैमिली में या मोहल्ले में कभी भी किसी को हार्ट अटैक की कंडीशन में होता है, सिम्टम्स आपको मालूम होने चाहिए, तो सीपीआर आपका मस्ट है। सीपीआर सबसे पहले आपको सीपीआर करना होता है। सीपीआर के लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं आपके पास। पहले अगर इनकेस आपके पास कोई इमरजेंसी किट है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पेशेंट जो है अगर आपके पास कोई आता है, मोस्टली आजकल तो हार्ट अटैक का रेशियो
22 साल से लेके आगे किसी भी साल में आपको आ सकता है। हमने 22 साल के पेशेंट को भी हार्ट अटैक में ट्रीट किया है, क्योंकि अब एज लिमिटेशन नहीं है उसमें। पहले कहते थे कि 45 मोर देन 45 ईयर्स में हार्ट अटैक आता है, लेकिन हमारी डाइट, हमारे माशा, हमारे सिस्टम, हमारे स्ट्रेस, हमारे तमाम चीज़ें से इंक्लूड करके आज के बच्चा जैसे ही जवान होता है वो स्ट्रेस लेना शुरू हो जाता है। डाइट, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करता, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, इस तमाम काजेज इसको जो है कंट्रीब्यूटेड है। हम अभी डेमो करेंगे इंशाल्लाह इसका सीपीआर का। सीपीआर का डेमो करने के लिए जो है हमारे पास आपके इंजीनियर मौजूद है। इसमें आपके पास सबसे जो पोजीशन, आप जब भी कोई सीपीआर होता है तो सबसे पहले आपने पेशेंट का क्या करना है, उसकी जो चिन्ह है, ये चिन्ह इसको कहते हैं चिन्ह को अप करना है, यूं हेड एवलेट करना है, चिन्ह अप करना है। इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, किसी को पता है? एयरवे क्लियर होना। माइट भी अगर उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही तो हो सकता है वो गर्दन उसकी टेढ़ी हो, या उसकी जो है इनहेलेशन नहीं हो रही है, या रिस्पायरेशन जो है उसकी सही तरह नहीं हो रही है। हमने उसकी एयर अस्मो करना है, हमने इसकी नेजल फ्लेरेंस से हमने उसकी जो है चेक करनी होती है। ठीक है, कंडीशन आपको पता लग चुकी होती है। अगर आपको पता लग चुकी है कि भाई इसको हार्ट अटैक है, तो आपने पेशेंट की जैसी पोजीशन सही करनी है। तो ये आपकी टेक्निक्स होती है। बाद औकात हम हार्ट अटैक की जो सीपीआर करते हैं तो बाद औकात बिना टेक्निक्स के हाथ प्रयोग करके अपने बॉडी का जो सारा फोर्स है, अपनी बॉडी का फोर्स पूरा का पूरा उसकी बॉडी पे डालते हैं। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अगर आप बॉडी का अपना पूरा फोर्स डालते हो तो रिब्स जो होती हैं, रिब्स आपकी टूट सकती हैं, और वो रिब्स टूट के लंग्स में जा सकती है। लंग्स रप्चर हो सकते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो सकती है। आप हार्ट अटैक से बचा नहीं तो उसकी इंटरनल ब्लीडिंग आपको स्टार्ट हो सकती है। तो उसकी टेक्निक है, आपका लेफ्ट हैंड है, आपका ये राइट हैंड है। ठीक है, हर कोई लेफ्टी होता है, कोई राइट हैंडेड होता है। लेकिन मैं चूंकि राइट हैंडेड तो मैं लेफ्ट हैंड से, ये आपका लेफ्ट हैंड आपका पहले आएगा, इसके बाद राइट हैंड जो है इसका आप यहाँ पे आएगा। समझ आ रही है मेरी बात? ये एक्चुअली ट्रिक है। फिर आपका ये जो एपिगेस्ट्रिक एरिया है, ठीक है, ये एपिगेस्ट्रिक एरिया यहाँ पे होता है। यहाँ अगर आप ये पोजीशन पेशेंट यूज कर, आप पोजीशन इसको इस तरफ करेंगे या मुझे इस तरफ आना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड है। अगर हम हार्ट उस तरफ हो और आप इस तरफ हो तो आपकी जो फोर्स होता है हार्ट पे वो आपका नहीं पड़ सकता। तो हम यूनिट को थोड़ा चेंज करेंगे, हम पोजीशन इसको इस तरफ, आप इस तरफ राइट से ठीक है। ये पोजीशन आपने पेशेंट की सही की, ये इसकी चिन्ह आपकी हेड रिलेट किया, आपने एयरवे इसका क्लियर किया। ठीक है, सबसे पहले एक और कंडीशन होती है ABCD। ठीक है, ABCD एयरवे, ब्रीथिंग, गामा, सर्कुलेशन, डिहाइड्रेशन। ठीक है, ये आपने चेक करनी होती है। गामा आपने चेक करना, पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। ठीक है, और उसके बाद उसकी कैपिलरी रिपल्स चेक करनी होती है, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन का पता चलता है। कोई भी ऐसा शॉक कंडीशन में आपको चेक करना होता है। हमारे पास पेशेंट पड़ा हुआ है, हमने ये एपिगेस्ट्रिक रीजन है, यहाँ पे 2-3 जो है आपके ट्रू फॉल्स, यहाँ से ट्रू के फॉल्स रिब की जो है आपने इधर साथ यहाँ पे हाथ यहाँ रखना है। ठीक है, या आपने लेफ्ट हैंड रखा, इसके बाद आपने राइट हैंड रखा। अब आप देखें कलाई का इस्तेमाल, कभी देखा होगा स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स करते होंगे आप लोग क्रिकेट। एक होता है पूरी बॉडी से फोर्स मारना, एक होता है कलाई का इस्तेमाल। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ कलाई का इस्तेमाल करना, रिस्ट का इस्तेमाल करना है। आपने बॉडी का इस्तेमाल नहीं करना होता, रिस्ट का इस्तेमाल करना होता है। रिस्ट में फिर अगर इनकेस आपके पास 2 टेक्निकल बंदे होते हैं, 2 टेक्निकल बंदे में आप अकेले नहीं, इसके बाद आपको जो 30 आपको चेस्ट कंप्रेशन, उसके बाद 2 बैक एंड मास करने पड़ते हैं। एम्बू बेड पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये एम्बू बैग है, आपके पास साइज के मुताबिक आते हैं। आपके पास न्यू बर्ड का अलग साइज होता है, अडल्ट का अलग साइज होता है, इन्फेंट का अलग होता है, टोडलर का अलग होता है।
प्री स्कूल, स्कूल एज, फिर आपके अडल्ट का जो है अलग उसमें आ जाता है, ठीक है। हर किसी का एक अपना साइज होता है। अगर हमारे पास ये बड़ा है तो हमने इसको सी, हमेशा सी शेप, ये आप हाथ देख रहे हैं, ये आपको किस चीज का शेप दिखाई दे रहा है, सी शेप में। सी शेप में आप उसके मास्क को इधर रखते हैं, लेकिन आपके पास दूसरा बंदा हो, इनकेस अगर आप एक वार्ड में हैं या आपके पास तमाम सोर्सेज अवेलेबल है, इनकेस अगर आप रोड पे हैं, आपके पास सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, फिर तो आपने किसी ना किसी तरह पेशेंट की जान बचा के आप अगर ट्रांसपोर्ट भी अरेंज कर देते हो, वो भी आपका फर्स्ट एड में आ जाता है। ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हो वो भी आपका फर्स्ट एड में आ जाता है। ये यहाँ आ गई है, ठीक है। आपने 30 कंप्रेशन आपने मारने हैं विद इन सेकेंड्स, यानी 20 सेकेंड्स में या 30 सेकेंड में 30 कंप्रेशन विद रिस्क, ठीक है। बॉडी का फोर्स नहीं डालने आप, बॉडी का फोर्स डालेंगे, रिब्स क्या हो जाएंगी, फ्रैक्चर हो जाएंगी। फ्रैक्चर होने से लंग में माइट भी लंग जो है वो रप्चर कर, बात को समझ रहे हैं आप लोग। ये आपकी पोजीशन है, यहाँ पे आपके स्लिप में डालना है। आप ये देख रहे हैं आप जरा, ये मैंने अनकलेक्टेड मैंने गिना नहीं है, ये 30 तक आपने 30 ये कंप्रेशन देने, उसके बाद आपका जो कुलीग होगा आप तक दो, आप एक दूसरे से आप कोऑर्डिनेट में भी बात कर सकते हो। आपने जब 30 कंप्लीट किए तो यस या कोई भी आप एक दूसरे को जो समझ सकते हो उस कोऑर्डिनेट में, जैसे ही यस बोलोगे आप स्टॉप हो जाओगे। दूसरा जो बंदा है ऑलरेडी इसने जो है थोड़ा सा यूज किया हुआ है, वो सी शेप में, और इसके साथ एक ऑक्सीजन पैक होता है, ऑक्सीजन पैक हम लगाते हैं फ्लोमीटर के साथ। फिर हम उसको दो जो है यूं, ये देख रहे हैं पोजीशन आप, ठीक है। इस पोजीशन का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो है लीकेज या एयर नहीं निकलती, और जैसे ही आप ये कंप्रेशन दबाते हो तो वो एयर सीधा आपकी जो है आपके एयरवेज में चली जाती है। समझ आ रही है बात। अगर आप यूं करोगे भी तो ये टेक्निकल पॉइंट नहीं है, आप यूं करोगे भी तो ये टेक्निकल पॉइंट नहीं है। इसकी एक पोजीशन, एक टेक्निक्स होती है, तो ये टेक्निक्स के हिसाब से आपने यूं करना है। आपने 30 कंप्रेशन दे दिए, उसके बाद आपने ये आपका पोजीशन होना चाहिए, ऑक्सीजन लगा हुआ, यहाँ से इसको ऑक्सीजन आ रहा है, आप 1 2 यस, फिर आपने ये 30 यस, ठीक है यस। यस, ऐसे करके वो बंदा ऑलरेडी आपका टेक्निकल तैयार होता है, ठीक है, वो तैयार होता है। यस जैसे ही करेंगे फिर वो यस करेगा या कोई भी कोड वर्डिंग, फिर आप शुरू करेंगे। ये मिनिमम अकॉर्डिंग टू WHO, जब हम MSF NGO था हम उसके साथ एक काम करते थे, वहाँ पे न्यू बर्न की जो है वो ट्रीटमेंट होती थी, जहाँ पे न्यू बर्न होते थे, इन्फेंट होते थे, एडल्ट होते थे। जब हम किसी पेशेंट को CPR करते थे तो अकॉर्डिंग टू WHO रूल, मुझे यहाँ तो हम जब तक पेशेंट की डेथ नहीं होती है तब तक हम करते रहते हैं। जब तक पेशेंट की डेथ नहीं होती या रिकवर नहीं होता या डेथ नहीं होती, हम वो CPR करते रहते हैं, डिफेब भी करते रहते हैं और लेकिन WHO के रूल के मुताबिक जब हम वहाँ पे काम करते थे तो 20 मिनट्स आपको दिए जाते थे। 20 मिनट्स में अगर पेशेंट रिकवर होता है, स्पेशली बेबी जो बच्चा है, 20 मिनट्स में अगर वो पेशेंट रिकवर होता है तो ठीक, नहीं तो उसको पीसफुली डेथ के लिए ऑक्सीजन लगा के छोड़ देना होता है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर 20 मिनट तक आप CPR करते रहते हो, आपका बच्चा जो है फिर भी रिकवर नहीं करता, आफ्टर 20 मिनट्स जो है उस पेशेंट की इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हम इतना कंप्रेशर देते हैं, इतना कंप्रेशर देते हैं कि वो वहाँ पे उसके लंग्स रप्चर हो जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन रिब्स फ्रैक्चर हो जाती है। तो हम CPR करने के बजाय उसकी नेजल और माउथ से ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, रेक्टम से ब्लीडिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, वो स्पायरेट करना शुरू हो जाता है, ग्रीनिश कलर का फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो हमारा जो एक्सपीरियंस है
जो हमने काम किया है जो फॉरनर्स के साथ, वो 20 मिनट्स तक आपको जो है इजाज़त परमिशन देता है कि आप 20 मिनट्स तक CPR करें, स्पेशली न्यूबॉर्न, इन्फेंट एंड टोडलर जो है 20 मिनट्स तक करें। इन केस वो 20 मिनट तक जो है वो रिकवर नहीं होता, उसके बाद आप बेशक फिर उसको 20 को उसको ऑक्सीजन लगा के, ठीक है, उसके वाइटल पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह लगा के उसको पीसफुली डेथ के लिए छोड़ देना होता है, ठीक है। ये एक NGO के साथ काम के मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। लेकिन आज कल जो है मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ रिसर्च में मुख्तलिफ चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर आप कोई से F1 की बुक है, आप F1 में पढ़ेंगे, वो मुख्तलिफ चीज़ नजर आएगी, उसके मजीद रिसर्च की है। अब वॉल्यूम 2 निकाला है, वॉल्यूम 2 में आपको मजीद दूसरी चीज़ नजर आएगी। फिर उसका अभी वॉल्यूम 3 आ रहा है उसका, उसमें मजीद न्यू चीज़ें आने शुरू हो जाती है। जिस तरह कि मैंने वाइटल्स को बताया आपको, वाइटल्स में हर बुक में मुख्तलिफ रिसर्च में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी होती है। सेल की डेफिनेशन देखिए, सेल की कंपोजिशन, कहीं पे वाटर कितना परसेंट है, कहीं पे कितना है, प्रोटीन कितना परसेंट, मतलब सारा ऑल अराउंड अबाउट दैट, वो अराउंड है, उसी आसपास ही होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज होती है हर किसी के अपने से। अब मैं टीचर हूँ, सरदान से आए थे, इसने आपको अपने मेथड से बताया होगा, मैं आया हूँ तो मैं अपने मेथड से बता रहा हूँ। तो हर रिसर्च में अलग टेक्निक्स होती है। आप लोगों ने ये करना है कि जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करते हो तो हर कोई अपनी रिसर्च को, सिर्फ टीचर पे डिपेंड ना करें, अपनी रिसर्च को भी जानिए, बहुत सारी न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो CPR का ये मेथड आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। इसमें दो बंदे आके अपना ये कर सकते हैं। बॉडी वेट में आपको बताऊँ, बॉडी वेट ये होता है कि जब हम निकलते हैं तो ये बात अगर लोग ये करते हैं, ये पोजीशन, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होता है। आपका बॉडी वेट सारा का सारा पेशेंट के चेस्ट पे होता है। चेस्ट पे जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे रिब फ्रैक्चर होके उसको मजीद आप रिकवर रिहैब करने की बजाय अब मजीद उसको डाउन लेके जाते हैं, मजीद डाउन लेके तो जैसे ही उसकी जो रिब रप्चर हो जाती है तो लंग्स को रप्चर कर सकती है, फ्रैक्चर जैसे तो लंग्स को रप्चर कर सकती है। तो ये नुकसान है। इतने जो अगर पेशेंट आपके पास बहुत वीक हो, अगर जनरल अपीयरेंस भी देखा जाता है ना, अगर ओबेस नहीं हो, वो बहुत वीक हो और जहाँ पे टेक्निक्स देने वाला बंदा बहुत ही हटा पिटा हो, अगर वो वजन उस पर डालेगा तो आप खुद सोचें कि उसकी रिब्स कहाँ बचेगी, किस तरह बचेगी, बात को समझ रहे। तो आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिस्ट का इस्तेमाल करना है, रिस्ट, ठीक है, ये रिस्ट है, आप रिस्ट बॉडी वेट आपने नहीं डालना हो, ये सब है। जो आपका लेफ्ट हैंड है, जो लेफ्ट हैंडर है, जिसको जिस तरीके से शूट कर रहा होता है, लेकिन आपका वो मेथड सही होना चाहिए। अब मैं यहाँ यू नहीं कर सकता हूँ, यू फोर्स नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं राइट हैंडर हूँ, मैं यू फोर्स नहीं दे सकता हूँ, मैं यू दे सकता हूँ क्योंकि मेरे लेफ्ट को मेरे फोर्स जो है ज्यादातर फोर्स अपना राइट हैंड से देना होता है, ठीक है। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड को मैंने सपोर्ट देनी होती है, लेफ्ट हैंड को नीचे रख के मैंने सपोर्ट दी होती है। ये देखिए मैं फिर आपको दोबारा कर रहा हूँ, ये कलाई है ना, कलाई को रिस्ट को आप चेक कर लें, ये समझ आ रही है। फिर दूसरी बात, अगर आपको समझ आ रहा है कि वो सही है या नहीं है, तो आप जब ये एम्बूबेट देते हैं, आप एम्बूबेट जैसे ही देते हैं तो सी शेप में जैसे ही आप कंप्रेस करते हैं इसको, तो यहाँ से जो चेस्ट है ये ऊपर आता है। अगर समझे कि वो चेस्ट आपका ऊपर नहीं हो रहा है, मतलब क्यों हो रहा है, तो समझे कि वो आपका जाया जा रहा है, क्योंकि आप जैसे ही आप एयर पुश करते हो, एयर जैसे ही पुश करते हो एयर सीधा आपके आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है ये सही, मैं जो प्रोसीजर कर रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट वे पे। नहीं तो बाद औकात हम प्रेशर में सबसे पहले ये कह रहे हैं, एक तो मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपने सबसे पहले तो अपने आप का जो कॉन्फिडेंस होता है, जो एतमाद होता है, उसको आपने स्टेबल रखना है। ऐसा नहीं कि पेशेंट जैसे ही आते तक आपको समझ ही ना आ रहा हो आप करने क्या जा रहे हैं, पेशेंट या हो आप वहाँ भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। आप पहले से मेंटली तौर पर हर पेशेंट को, स्पेशली CCU में ड्यूटी लगती है या आपकी गाड़ी डिपार्टमेंट में लगती है, तो आपको मेंटली तौर पर चीज़ें ऑलरेडी तैयार होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी आ जाती है, तो आप एक सिस्टमेटिक तरीके से जाए, एक प्रोफेशनल तरीके से जाए, ना कि इधर उधर भागना दौड़ना शुरू कर दे। बात को समझ आ रही ना। डॉक्टर बोले बीपी आपने दसना हो, आप जाके डिफिब्रिलेटर ला रहे हो। डॉक्टर बोले कि आप एम्बूबेट लेके आओ, आप जाके जो है उधर से स्टेथोस्कोप उठा के ला रहे हो। तो ये क्या होता है, नर्वस इंसान हो जाता है। तो नर्वस नहीं होना है, ये इसलिए मेडिकल इमरजेंसी में आप नर्वस हो गए तो आप पेशेंट को जो नीड है, जो पेशेंट को इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होती है, वो नहीं आप दे पाते।
समझ आ रही है पूरा? कोई इशू